Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कल्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 आने वाला है, तो इस लेक्चर में हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे जिनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी बिल्कुल संभावना बनी हुई है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आज के लेक्चर पे बेस्ड होंगे, जिससे आप रूल तो आपने सीख लिया, उसके साथ साथ उस रूल्स को अप्लाई करना भी आपको आ जाए। तो इसलिए आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आज का पहला हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करें तो पहला कॉन्सेप्ट है वन ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि वन ऑफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आप देखो, वन ऑफ से दो तरीके से प्रश्न बनता है। एक तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करेगा, ठीक है, और प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए। और दूसरा जो बनता है वो ये है कि मान लीजिए वन ऑफ का प्रयोग हुआ है और वन ऑफ के बाद नाउन, ज्यादातर जो केसेस बनेंगे वो नाउन के ही बनेंगे, तो नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और उसके बाद इसको हु, विच या दैट से जोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल में प्रयोग की जाएगी। उसके पीछे का लॉजिक समझ लो आप। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की ओर मूव करेंगे। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, जब आप बोलते हो वन ऑफ, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आप वन ऑफ का यूज करते हो तो इसका मतलब है कई में से एक की चर्चा करते हो। जब आप हमने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक की बात की जा रही है। तो विद्यार्थी कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन उनमें से कितनी की बात हो रही है? एक की बात हो रही है। दूसरा, और अगर आप इसको इजी तरीके से और समझ लो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, one of the candidates has been awarded। ठीक, अब आप देख सकते हो वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन अवार्डेड। यहां पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है और अगर आप प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आप यूज करते हो तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जब भी हम वर्ब का यूज करते हैं वो किसके अनुसार आएगी? हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वन के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन अवार्डेड, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उनमें से एक को पुरस्कृत किया गया, इसीलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सेम थिंग, अगर नाउन तो हमने देख लिया, अगर मान लीजिए प्रोनाउन की भी कंडीशन बनती है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले लेक्चर में हमने बताया था पार्ट 1 में कि अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो प्रयोग होने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और यहां पर भी वन ऑफ के बाद जब यूज करोगे तो वन ऑफ के बाद भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में तो आएगा, साथ साथ प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। इसका क्या लॉजिक निकला? इसका मतलब आप देम का यूज कर सकते हो, आप अस का यूज कर सकते हो, आप यू का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा वन ऑफ देम इज रेडी टू हेल्प यू,
रेडी टू हेल्प यू। उनमें से एक आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वन ऑफ देम इज रेडी टू हेल्प यू। यहां पे हमने देम यूज किया। अब ये ऑफ है, ऑफ के कारण ये देम आया, तो कहने का मतलब है यहां पर भी वर्ब सिंगुलर कंडीशन में होना चाहिए। आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन, वन ऑफ द वर्कर्स हैज डन इट। तो वन ऑफ द वर्कर्स आपने बोला, उसके बाद हैज डन इट बोला, तो तर्क ये निकला कि इसके बाद नाउन, ये प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में आएगी, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर में आना चाहिए। लेकिन अब यहीं पे आप तर्क समझिएगा कि वन ऑफ के बाद नाउन अगर प्लूरल में हो और इसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज हुआ हो, विच का यूज हुआ हो या दैट का यूज हुआ हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल में होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क क्या है? तो चलो कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं और इसके तर्क को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझो, यहां पे अगर मैं सेंटेंस में विच की हम चर्चा करें, दैट की चर्चा करें और फिर उसके बाद हम बात करें हु की, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे। आप जानते हो कि अगर किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो, यानी महिला या पुरुष हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हु का यूज़ करते हैं। अगर एंटीसीडेंट के रूप में हम किसी वस्तु की बात करें या फिर हम बात करें एनिमल्स की, तो ऐसी स्थिति में हम विच का यूज़ करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर, चाहे ह्यूमन की बात हो या एनिमल्स की बात हो या फिर हम नॉन लिविंग की बात करें, वहां पे हमें ज़रूरत पड़े तो हम आवश्यकता अनुसार दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत आएगा। तो जो इसमें ज़रूरी है केवल वही बातें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने कहा आई नो द मैन हु हैज डन दिस। ठीक, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दिस इज द बुक which is very important for the upcoming examination। ठीक, upcoming examination। मैंने लिखा आई नो द मैन हु हैज डन दिस, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो इसको किया है। दिस इज द बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो अब इस सेंटेंस में हमने यहां पे लिखा है विच और यहां पे लिखा है हमने हु। बहुत ध्यान से समझना, इससे 2-3 बातें आप सीखने वाले हो। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने यहां हु यूज किया और यहां पे विच का यूज किया। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन यूज हो उसी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकला? अच्छा, एक चीज और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का आप सेंटेंस में 2 तरीके से यूज कर सकते हो, सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम यहां पे जो चर्चा कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस के, तो ये डिटेल की बात चर्चा करेंगे हम कब? जब हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। प्रोनाउन जब पढ़ा रहे होंगे तब उस दौरान आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यहां पे बस केवल इतना समझो कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है, ठीक, तो आप समझ जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो वर्ब आ रही है एक्चुअल में वो एंटीसीडेंट के अनुसार आ रही है। यहां पर भी जो इज आया है वो एंटीसीडेंट के अनुसार आ रही है। इसका मतलब यहां पे बुक के लिए आ रही है, यहां पे मैन के लिए आ रहा है। तो तर्क ये निकला
कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर हुआ तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, एंटीसीडेंट अगर प्लूरल हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब। जैसे अगर यहां पे दिस इज द बुक न लिख करके हम दीज आर द बुक्स लिख दें, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द बुक्स लिख दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऐसे बोलोगे दीज आर द बुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगेन यहां पे आई नो द मैन हु हैज डन दिस न लिख करके आप बोलिए आई नो द मेन, मैन को मेन में कर दो तो यहां पे हैज ना हो करके हैव हो जाएगा। तो पहला कंडीशन आपने सीख लिया। अब हम समझेंगे कि एंटीसीडेंट के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस लिखें, यहां पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे मैंने कहा ही इज वन ऑफ द वर्कर्स who have done this। फिर मैंने कहा he is one of those players who are going to Delhi next week। ये देखिए दो सेंटेंस समझिएगा। यहां पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु यूज किया, अगेन यहां पर भी हु का यूज हमने किया है। तर्क ये है बच्चा कि हमने हु का यूज किया और हु के ठीक पहले क्या है, वर्कर्स है। अब बताओ वर्कर्स किस में, सिंगुलर में कि प्लूरल में? बिल्कुल ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब जब प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल में प्रयोग होगी। यहां पर भी देख लीजिए प्लेयर्स हमने लिखा है, अब प्लेयर्स किस में है, प्लूरल में है, तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल में प्रयोग हो जाएगी। मतलब ये तर्क निकला कि इन जनरल अगर वन ऑफ के बाद, ये ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो प्लूरल में होता है, यानी प्लूरल में प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर में आती है। लेकिन अगर इन्हीं के बाद प्रयोग होने वाला नाउन किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, पूर्ववर्ती हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब प्रयोग की जाएगी वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। तो ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और रूल समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगला अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट है मोर देन वन से रिलेटेड है, यानी जो कॉन्सेप्ट है मोर देन वन, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखो मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज्यादा, ये तो समझ ही आ रहा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा। लेकिन इसके साथ जो नाउन की कंडीशन बनती है वो हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों भाई, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो बेशक सी बात है प्लूरल में आना चाहिए, और जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो चूंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो अब वर्ब कैसी आएगी, तो यहां पे तो हमने सिंगुलर लिख दिया, तो यहां पर भी हमारी मजबूरी है कि हम सिंगुलर ही लिखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ऐसा क्यों, तो आप ऐसे समझिए, ये वन के कारण, संख्या एक के कारण यहां पे नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। अब अगर नाउन सिंगुलर में आ गया तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए। जैसे हमने कहा मोर देन वन स्टूडेंट इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, जैसे मोर देन वन स्टूडेंट is ready to participate in the annual function, in the annual
फंक्शन। ठीक, फिर मैंने कहा मोर देन वन बॉय was invited to dinner। ठीक, ये n है, डबल n। तो अब देखो मोर देन वन लिखा, स्टूडेंट किस फॉर्म में है, सिंगुलर, आप देख सकते हो। यहां पे वर्ब किस फॉर्म में है, सिंगुलर, यहां पर भी आप देख सकते हो। सेम थिंग यहां भी है, मोर देन वन का यूज हुआ है, बॉय किस फॉर्म में है, सिंगुलर में, वर्ब कैसे है, सिंगुलर में। तो चलो ये लॉजिक तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए वन का यूज ना करके और भी जो बची हुई संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, तो मान लीजिए मोर देन वन की बजाय यहां पे हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक, 4 लिख दिया और एक्सेट्रा कर दिया। कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या एक को छोड़ करके। तो इसके बाद जो नाउन आएगा, खूब अच्छे से समझिएगा, ये हमेशा प्लूरल में आना चाहिए। अब अगर नाउन प्लूरल में आ गया तो मतलब इनके साथ वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल में प्रयोग होगी। फिर तर्क की बात निकली, क्यों? रीजन ये है कि संख्या एक को छोड़ करके सामान्यता, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर हम संख्या एक को छोड़ दें तो सामान्य तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बाद, यानी उन नंबर्स के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। और किस तरह के नाउन होंगे? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो जैसे आपने बोला मोर देन 2, तो आपको बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं बोलोगे। तो अब आप लिख सकते हो मोर देन 10 farmers were killed last year। ठीक, ये देखिए, मोर देन 10 फार्मर्स वर किल्ड लास्ट ईयर, मतलब 10 से ज्यादा किसानों को पिछले वर्ष मार दिया गया। अब और समझिए, मोर देन 10 students have sacrificed their lives। ये देखिएगा, मैंने लिखा है मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। इसका मतलब 10 से ज्यादा विद्यार्थी अपने जीवन को बलिदान कर दिए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं। यहां पे 10 आया है और 10 की वजह से नाउन यहां पे प्लूरल में आ रहा है और इसीलिए यहां पे वर्ब प्लूरल में प्रयोग की जा रही है। यहां पे फार्मर्स है, किसकी वजह से? 10 की वजह से। 10 की बजाय आप 5 यूज कर सकते हो, आप 3 यूज कर सकते हो, आप 17 यूज कर सकते हो, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जो मन करे कुछ भी कर लो, संख्या एक को छोड़ करके। तो नाउन भी प्लूरल में प्रयोग होगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल में प्रयोग होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर देखना फिर एक मोर देन की कंडीशन, मान लीजिए मोर हो, अब मोर के बाद हमें नाउन यूज करना हो, तो इसके साथ मोर का मतलब भी होता है ज्यादा। ठीक है, मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मोर के बाद नाउन प्लूरल में आएगा, लेकिन मान लीजिए यहां पे देन 1 आ जाए। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? तो वर्ब हमें यूज करना हो तो कैसे होगा? तो देखो, देन 1 के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर नाउन ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल में आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी देन 1 के देख करके आप वर्ब का डिसीजन मत लेना, बल्कि आप इसके अनुसार, ये नाउन के अनुसार
आप वर्ब का यूज करोगे। अब आप देख लो नाउन किस फॉर्म में है, ये पी फॉर प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहां पे वर्ब भी हम प्लूरल में प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा मोर बुक्स देन वन हैव बीन स्टोलन। ठीक, फिर उसी तरीके से मैंने कहा मोर कैंडिडेट्स देन वन have been rejected। तो बहुत सारे बोल सकते हो, ठीक है। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव बीन इनवाइटेड, आप और सारे स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो। तो यहां पे हमने बोला कि मोर बुक्स देन वन हैव बीन स्टोलन, मतलब एक से ज्यादा किताबें चुरा ली गई हैं। सेम थिंग हियर ऑल्सो, मोर कैंडिडेट्स देन वन हैव बीन रिजेक्टेड, मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, ये रिजेक्ट किया जा चुका है। तो यहां पे हैव आ रहा है, ये यहां पर भी हैव है, किसके अकॉर्डिंग? बुक्स के अकॉर्डिंग। यहां पर भी हैव आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग? कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि मोर से रिलेटेड 3 कंडीशंस हमने देखी। अगर मोर देन वन आया तो हम नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में यूज करेंगे। अगर मोर देन 2, 3, 4, 5 मतलब एक को छोड़ करके मोर देन के साथ कुछ भी संख्याएं आती हैं तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल में। तीसरा कंडीशन आपके सामने है, मोर के साथ नाउन प्लूरल, फिर देन वन आएगा, वर्ब भी प्लूरल में। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो एक आप शॉर्ट में ऐसे याद रखना, अगर मोर देन वन आता है तो वही कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर में आएगी, बाकी जितनी भी कंडीशन बचती हैं उनके साथ वर्ब प्लूरल में प्रयोग होना चाहिए। आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है। कैसा कॉन्सेप्ट? पहले कुछ देखो, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अ ब्लैक, एग्जाम में भी आया है, अ ब्लैक एंड वाइट काउ। ठीक, अब आप खुद देखो, यहां पे ब्लैक और यहां पे वाइट, तो खूब ध्यान समझना। अगर मान लीजिए एक ही नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आए हों और दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, यहां पे वाइट है और यहां पे ब्लैक है, और पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज हुआ हो, तो इसका मतलब यह होता है कि वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करता है। मतलब एक ही गाय है जो ब्लैक और वाइट कलर की है। लेकिन फिर देखो आप, मान लीजिए मैंने लिखा अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 गाय हैं, एक गाय का कलर जो है ब्लैक है और दूसरी गाय का कलर जो है वाइट है। लिंक समझ में आ रहा होगा, तो आप आंसर भी जान रहे होगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वर्ब की कंडीशन आएगी तो ज्यादातर अभी तक जो प्रश्न बने हैं वो यहां से बने हैं, खूब अच्छे समझिएगा। इसका लॉजिक ये निकला कि अ ब्लैक एंड वाइट अगर हम बोलेंगे काउ, तो देख करके हम क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए सेम हम एग्जाम्पल ही बोले दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जनरली हम क्या कर देते हैं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड लिख देते हैं, जबकि यहां पर इज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय जो है एक ही है। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 नाउन हैं, पहला नाउन हमने लिखा जैसे एन आर्टिस्ट, जो किताबों में और जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, जो कॉम्बिनेशन अक्सर आते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, तो ये एक्चुअल में कुछ एक्सप्रेशन एज इट इज जैसे किताबों में दिए जाते हैं उसी तरीके से पूछ लिया जाता है।
तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं जिससे आप लिंक कर पाओ और समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। यहां पे एन आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, ठीक है। अब देखना, यहां पे मैंने लिखा एन आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। इसका मतलब है कि यहां पे दो नाउन है, एक आर्टिस्ट है और दूसरा क्या है, म्यूजिशियन है। तो तर्क ये निकला कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो कॉमन नाउन हो, एक्चुअल में वो सिंगुलर कंडीशन में है, और ऐसी स्थिति में उनके पहले यानी पहले वाले नाउन के साथ ही केवल आर्टिकल का यूज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक ही व्यक्ति है जो दो काम को परफॉर्म कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो एक ही व्यक्ति को दर्शाने का काम करता है। लेकिन अगेन यहां पे मान लीजिए हमने लिखा एन आर्टिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, एन आर्टिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दो लोग हैं, एक आर्टिस्ट है और एक संगीतकार है। लिंक कर पा रहे हो? अक्सर आप देखे होंगे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ठीक। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो दो काम कर रहा है। क्या? सेक्रेटरी का भी जो काम है और प्रिंसिपल का भी काम है। लेकिन फिर वही चीज अगर मैं यहां पे लिख दूं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ठीक। तो आप ऐसे याद रखना कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, आर्टिकल का यूज केवल पहले वाले के साथ होता है, तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर को डिनोट करेगा, मतलब सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। दोनों के साथ अगर हम आर्टिकल का यूज कर देंगे तो प्लूरल को डिनोट करेगा, मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने का काम करेगा। यहाँ पे हमने बोला द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, मतलब यहाँ पे आप सेक्रेटरी अलग है और यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए दो नाउन हैं, वो सिंगुलर कंडीशन में है और पहले वाले के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाए, माई, हिज, हर, इन सभी का यूज कर दिया जाए और दूसरे वाले के साथ ना करें, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से यानी कॉमन जेंडर के होना चाहिए। अगर उसी तरीके से दोनों के साथ यूज कर दो, जैसे मैंने बोला माई अंकल एंड गार्जियन। अब देखो माई अंकल एंड गार्जियन हमने बोला, तो अंकल के साथ आपने लगाया पोसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन गार्जियन के साथ नहीं लगाया, तो यहां पे इनके साथ वर्ब सिंगुलर में आना चाहिए। लेकिन फिर से माई अंकल एंड माई गार्जियन जब आप दोनों के साथ यूज कर दोगे तो यहां पे दो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाने का काम करने लगता है। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं। और अभी कुछ रूल्स बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हमें फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है जिनसे आज तक प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट और सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे। जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, हर बार आप गलतियां करते हैं, वहां हम जरूर उन रूल्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आज के लेक्चर में जितने भी रूल्स को हमने डिस्क्राइब किया, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। अब आज के ही लेक्चर पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विराट इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट। अब आप देख सकते हो यहां पे लिखा है हु, और अभी हु के बाद की कंडीशन देखिए, यानी हु के पहले वन ऑफ यूज हुआ है और वन ऑफ के बाद नाउन कैसे आया है, प्लूरल कंडीशन में। तो हमने बताया था कि अगर एंटीसीडेंट प्लूरल में हो तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल में प्रयोग होना चाहिए। तो ये प्लूरल में तो मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक।
बीन बीन इसका मतलब सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। अब आपको पता है कि बीन जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं, या पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं, तो हम बीन लगा देते हैं, तो आर के साथ भी नहीं आएगा। मतलब एक ही ऑप्शन बचता है बी, नो नन ऑफ दिस। इसमें से नन ऑफ दिस की अगर हम बात करें तो ऐसा आंसर नहीं होगा, हमें तीन में से एक का चुनाव कर लेना है। तो करेक्ट हो जाएगा विराट इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब। अगेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है कि रवि इज वन ऑफ दोज हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डज, फिर डज है, फिर सेकेंड है डू, हैज, हैव। एंटीसीडेंट के रूप में यहाँ पे प्लूरल, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है रवि इज वन ऑफ दोज हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। इसका मतलब रवि उनमें से एक है जो ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करता है, घूस नहीं लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद कैसा आया है, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। दोज प्लूरल प्रोनाउन होता है, दिस दैट दिस दोज आपको पता ही है, तो दोज अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हु है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट प्लूरल फॉर्म में, तो इसका मतलब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल में प्रयोग की जाएगी। तो इसका मतलब ये डज नहीं होगा और यहाँ पर हैज़ भी नहीं होगा। अब डू और हैव में से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा क्या होगा आखिर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें पता है कि हैव के साथ अगर हम किसी भी मेन वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इकलौता केवल ऑप्शन बचता है वो भी बी, तो करेक्ट हो जाएगा बी, रवि इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकारी, ठीक। अब आप देखो, हमने डिस्कशन के दौरान आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है, और इसके पहले आप पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कर देते हो और दूसरे वाले के साथ नहीं करते हो, बहुत अच्छे समझना, तो इसका मतलब ये दोनों ही मिल करके एक सिंगुलर सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर आपने लिखा तो इसका मतलब ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में प्रयोग की जाएगी, तो हैव की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, आर की भी कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। अब यहां पर हमें हैज और इज में से डिसीजन लेना है कि क्या होना चाहिए। कम है जो कि अपने आप में अगर हम देखा जाए कम केम कम, ठीक, कम केम कम। तो इज के साथ अगर कोई मेन वर्ब आती है तो या तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, कब, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इज के साथ जब भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो या तो V1 प्लस ING और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब, पैसिव वॉइस, और नहीं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जबकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और हमें पता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही ईजी है यहाँ पे। और ये MKC लर्निंग ऐप है, तो इसमें मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बंद हैं, ऑनलाइन ही एक सहारा बनता है, तो हमें आखिर प्लेटफॉर्म कौन सा चुने जहाँ पे बेहतर तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हों, हमें स्टडी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप MKC लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, कुछ फीचर्स के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिसमें से सामान्य तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह तो सभी लोग देते हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह PDF तो सिंपल तरीके से लोग प्रोवाइड ही कर देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड करना ये थोड़ा सा टफ है। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आपको डाउट काउंटर की सुविधा प्रोवाइड की गई है, जहां पे आप क्या करते हो कि आपने पढ़ा,
और ऑफलाइन क्लासेस में आप सीधे जाके टीचर से पूछ लेते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपने पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप पर ही निर्भर होता है, टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन एमकेसी आपको ये प्लेटफॉर्म पे आपको डाउट काउंटर की सुविधा प्रोवाइड की गई है। सपोज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, कोई आपने रूल पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, तुरंत आपने डाउट काउंटर में अपनी क्वारीज को आपने सेंड किया, अपने प्रश्नों को भेजा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पूरा रिप्लाई मिल गया, उसका जवाब मिल गया। तो इसका मतलब आपको कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी, कहीं भी समस्या नहीं होगी, आपको ये फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से आप असाइनमेंट है, इसका क्या मतलब है, एवरीडे जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आज हमने कोई नाउन पढ़ाया और नाउन में नंबर हमने डिस्कशन किया, तो उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको अपलोड करना है और टीचर एवरीडे उन असाइनमेंट को चेक करता है और देखता है कि कौन बच्चा कितना किया है। और अगले दिन जब लेक्चर हम अटेंड करते हैं, लेते हैं, तो उस दौरान उस असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा कि आप एवरीडे आप कहीं ना कहीं असाइनमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। हेल्प डेस्कटॉप आपको है ही, तो और सारी चीज़ें ये हैं, आप खुद जा करके डाउनलोड कीजिएगा और लाइव डेमो भी आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तभी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो लाइव डेमो का भी आप यहाँ पे व्यवस्था है, जाइए डाउनलोड करिए और लाइव डेमो को आप देखिए, तब उसके बाद एडमिशन लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इट इज आई हु डैश टीचिंग यू। ठीक, यहां पे हु आया है और हमने बोला था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। तो यहां पे क्या है, आई है। अब बताइए आई के साथ क्या यूज होगा, एम। इट इज आई हु एम टीचिंग यू। थोड़ा सा बोलने में आई के साथ आप इज मत कर देना, आर मत कर देना, ध्यान देना, आई के साथ हमेशा एम ही यूज किया जाएगा। इट इज आई हु इज मत कर देना, हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होना चाहिए। तो एम वाला विकल्प सही होगा। आइए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोर गर्ल्स देन वन। ठीक है, मोर गर्ल्स देन वन, सेम कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमने बताया था कि मोर के बाद नाउन प्लूरल में हो, उसके बाद देन वन का यूज हो, तो जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मोर के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे इज और हैज का कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचता। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट इन द क्लास लिखा है, तो हम यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसके साथ थर्ड फॉर्म की कंडीशन आ नहीं रही है। तो मोर गर्ल्स देन वन यहां पे लिखेंगे आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो हैव भी नहीं होगा, सी वाला विकल्प सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मोर देन वन। आप देख सकते हो मोर देन वन लिखा है, वन के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो इस अंडरलाइन पार्ट में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट है तो आप देख लीजिए तीन में से कौन है, और अगर लगता है कि सेंटेंस सही है तो आपको डी वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। सेंटेंस में करेक्शन है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, बल्कि वॉज का प्रयोग होना चाहिए। तो आर और हैव बीन का यूज नहीं होगा। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। बेसिक सी बात है, यहाँ पे हम पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मटेरियल की होती है। वो आपके पास कैसे कंटेंट्स हैं, वो आपके पास कैसे बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो एमकेसी आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और बेहतर तरीके से ये सभी बुक्स अपने फील्ड के महारत यानी अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बेहतर रिसर्च के थ्रू कई सालों को एनालिसिस किया गया, प्रश्नों को देखा गया, ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से अच्छी बुक तैयार की गई है, जिसको आप एमकेसी पब्लिकेशन से परचेज कर सकते हैं। बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन, बेहतर थ्योरी है, इसका बेहतर सबसे बड़ा आपके एग्जाम में इसकी अहम भूमिका होगी आपको क्वालिफाई करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि ही हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स इज बाउंड टू फेल। आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु आया है और इसका एंटीसीडेंट ही है, तो इसके बाद जो आएगी वो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार आना चाहिए। तो यहाँ पे डू न हो करके डज का यूज़ किया जाएगा, तो इसका मतलब गलती ए पार्ट में है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है ही इज़ वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सेम थिंग, यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज़ हुआ है। रिफॉर्मर्स प्लूरल फॉर्म में, एंटीसीडेंट जब प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ न हो करके हैव का यूज़ किया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैज़ डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे इस बार विच से रिलेटेड कंडीशन है। अब जब विच से रिलेटेड कंडीशन है तो मतलब यहाँ पे फ्यू कंपनीज एंटीसीडेंट है, तो हैज़ ना हो करके हम हैव का यूज़ करेंगे। तो जो भी गलती है वो बी पार्ट में है। एक चीज़ आप ध्यान से देखे होंगे कि हु विच से रिलेटेड बहुत बार मैंने दिया, कई क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन। रीज़न क्या थे? रीज़न ये है कि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कई बार एग्ज़ाम पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में वन ऑफ से रिलेटेड, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करके। इसीलिए मैं कई क्वेश्चन दिया ताकि आपको ये याद हो जाए। अब अगर एग्ज़ाम में इस रूल पे आधारित प्रश्न पूछता है तो आप बेहतर तरीके से कर पाएँ और गलतियाँ ना करें। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर अगला, आपको पता है कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मतलब आप कितने भी रूल याद किए हों, कितने भी आपने थ्योरीज पढ़ी हों, जब तक आप उनको अप्लाई करना नहीं जानते, मतलब आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी मानी जाती है और कहीं ना कहीं आपको ये जो हैबिट होती है सिलेक्शन से दूर ले जाती है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आप MKC टेस्ट प्रैप जहां आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिलेंगे और उसके साथ साथ 5 मॉक टेस्ट जो फुल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो फुल होंगे तो मतलब इतने सारे प्रश्नों का कलेक्शन होगा और जो आप बेहतर तरीके से अगर आप करते हैं सभी प्रश्नों को तो कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता में सबसे अहम भूमिका अदा करेगा। तो बिल्कुल इसको डाउनलोड करना और इसको परचेज करना नहीं भूलना है आपको आने वाले एग्जाम के लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस इन मुंबई इज पोजेस्ड बाय अ ग्रेट बिजनेसमैन। फिर लिखा है नो एरर। कंडीशन फिर है वन ऑफ से रिलेटेड, लेकिन इस बार आपने सेंटेंस में देखा होगा कि कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो वन ऑफ की कंडीशन आई है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इज आई है। बिल्कुल इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल में होता है, लेकिन वर्ब अगेन सिंगुलर में प्रयोग की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। फिर मैं कहता हूं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, समझने में कंफ्यूजन होती है, जिनको हम सरल तरीके से जैसे आज के लेक्चर में हमने समझा वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।